हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है ना 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आज एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए, इसके लिए छूटे ना, इसी कारण से यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे पहले ही, है ना। यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा, ठीक है, जो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, देख के ही समझ में आ जाएगा कैसे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ठीक है। तो प्रोसेस को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे टाइम बचाना है ताकि हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम दे सकें। ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो बस टिक मारना है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप में लिखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें 140 चाहिए तो 140 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से यहाँ पे हो गया 70, फिर 2 से यहाँ पे हो गया 35, फिर 3 से यहाँ पे 7 हुआ, 2 2 3 7, 2 2 यहाँ पे 5 आएगा, 5 7। ठीक है। 2 2 5 7 यहाँ पे बी हो गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ जो और एलसीएम का गुणा करेंगे तो ये बराबर होता है वो दोनों नंबर का गुणनफल के। ठीक है। अगला कह रहा है 45 और 60 का एचसीएफ निकालना है। तो 45 को अगर हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। ठीक है। 3 गुने 5। अब यहाँ पे 160 है, 160 को अगर लिखें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना, यहाँ पे 2 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है। 160 को अगर लिखें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पे दोनों पास हो वैसा नंबर जिसका गुणनफल दोनों के पास हो। तो 5 5 दोनों जगह दिख रहा है, यानी एचसीएफ यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अगला सवाल कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9a प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं। ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 का यहाँ पे हम लोग को शून्यक पूछा जा रहा है ना। यानी 8 को कैसा तोड़ें कि यहाँ पे -9 हो जाए। ठीक है। तो इसको नहीं लग रहा है कि -8 और -1 में तोड़े। और इसी का अपोजिट जब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर के सामने एक रहे ना, तो हमेशा याद रखिएगा जो ये टूटेगा ना वही में आंसर आएगा। तो इसका बस क्या करना है, इसका बस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, वही आपका हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा 8, जब इसमें माइनस गुना किए तो यहाँ पे हो गया 1, यानी 8 और 1 इसका हो जाएगा शून्यक। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डी नंबर में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इसका शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। देखिए अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे जो योग होता है शून्यक का वो क्या होता है -b/a, और यहाँ पे a 1 है, b यहाँ पे 2 है, तो -2/1 हो गया, यानी -2 हो गया। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें गुणनफल, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि c/a होता है, c 1 है और a भी 1 है, यानी 1 हो गया। अब यहाँ पे 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान पूछा है, तो अगर एलसीएम नहीं है तो यहाँ से हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ से हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू -2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, यानी इसका वैल्यू आ गया -2। ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 6 का हो गया यहाँ पे बी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए बार बार बता रहे हैं, ध्यान से रखिएगा कि जितना बार एक्सिस को कट करेगा उतना ही आपका शून्यक होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 बार कट किया है तो यहाँ पे 4 शून्यक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण युग्म यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है यदि a1/a2 बटा जो बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो कह रहा है समीकरण युग्म का कितना हल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका अनेक हल होगा।
इसमें अनेक हल होता है जब ये रेशियो आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, अनुपात जब बराबर हो जाता है तो ये अनेक हल हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि यहाँ पे रेखाएं दिया हुआ है समानांतर है तो के का मान क्या होगा। समानांतर है इसका मतलब a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर तो आ ही रहा होगा। बस यही लगा के हम लोग को यहाँ पे के का मान निकाल लेना है। देखिए a1 यहाँ पे 3 है बटा a2 यहाँ पे 2 है, ये बराबर होगा b1, तो b1 यहाँ पे 2 के है बटा b2 और b2 यहाँ पे 5 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हो जाएगा कि जब निकालें यहाँ से तो ये 5 इधर गुना, ये 2 इधर गुना, यानी आ गया यहाँ से 15, क्योंकि 5 गुने 3 15 हो गया, और जब 2 इधर गुना किए तो 2 2 4 हो गया, यानी 15/4 हो गया। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 है और kx + 10y = 15 है। ठीक है, कह रहा इसका ये असंगत है, और असंगत कब होता है जब a1/a2 = b1/b2 हो और ये बराबर ना हो c1/c2 का। मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा, यानी फिर से यही वाला कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/a1 8 है, a2 यहाँ पे k है, ये बराबर होगा 5/10 के, है ना। तो 5 से 10 कटा 2 बार में, अब क्रॉस में गुना किए, यहाँ पे 1 है तो k गुना 1 k हो गया, और 8 गुना 2 16 हो गया, यानी यहाँ पे हो गया b, तो 10 का हो गया b। अगला सवाल देखिए, कह रहा समीकरण युग्म 5x इतना दिया हुआ है, बोला इसका हल क्या होगा, है ना। बार बार कहते हैं कि डायरेक्ट पुट करके ही देख लीजिए, जरूरी नहीं है हर बार कि भाई सॉल्व करें इतना लंबा चौड़ा और फिर निकालें। डायरेक्ट पुट कीजिए और यहाँ पे मान निकालिए। देखिए बी को अगर यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, माइनस में है तो -6 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, मतलब ये तो सही हो जा रहा है। दूसरा चेक कीजिए कि यहाँ पे जब 2 रखें तो हो गया 3 दूनी 6, और जब यहाँ पे -2 रखें तो -2 हो गया 4, 6 4 10 हो गया, यानी यहाँ पे बी हो गया आंसर, बी हो गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि x = a है y = b है तो समीकरण जो है x - y = 2 और x + y = 2 का हल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x - y पॉजिटिव आ रहा है, मतलब x बड़ा होगा, तो 5 में 3 हटाएंगे तो 2 हो गया, लेकिन 5 में 3 जोड़ने पे क्या 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी कारण से ये नहीं होगा, है ना। अब 3 और 1 देखें तो 3 में 1 घटाएं तो 2 हुआ, और 3 में 1 जोड़ें तो 4 हुआ, मतलब सी आंसर हो जाएगा, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण जो यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों का हल क्रमशः है, फिर से यहाँ पे हल निकालना है, फिर से पुट करके देख लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें 16 चाहिए, और अगर हम लोग यहाँ पे पहला नंबर पुट करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो गया। और अगर इसमें पुट करें तो यहाँ पे हो गया 7 दूनी 14 माइनस 4 तिया 12, 14 में से 12 गया 2 बचा, ये भी सही हो गया, मतलब यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है ना, कौन सा द्विघात समीकरण यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इसको ओपन किए तो x² माइनस में 2ab होता है, यानी 2 दूनी 4x हो गया, फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है, यानी 2 दूनी 4 हो गया, बराबर 2x - 3। देखिए यहाँ पे x² वाला टर्म है ना, तो जब x² वाला टर्म है इसका मतलब ये हो जाएगा ये आपका द्विघात समीकरण। चलिए अगला सवाल, क्या द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त क्या है, तो d = 0, d = 0 ही होता है समान और पुनरावृत्ति मूल होने का शर्त। अगला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसका विविधकर निकालो, विविधकर निकालना है, तो विविधकर निकालने का फॉर्मूला क्या था, d = था b² - 4ac। अब यहाँ पे a देखें तो 1 है, b देखें तो माइनस में 5 है, और c देखें तो 4 है, तो चलिए d निकालते हैं। b क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 4, कितना हो गया -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुने 4 16, यानी 25 - 16 हो गया 9। ठीक है, यानी जो 16 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा इसका विविधकर क्या है ना। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कि b² - 4ac। ठीक है, ये d जो हो जाएगा यहाँ पे फिर लगाएंगे b² - 4ac। फिर से यहाँ पे देखें तो a इस बार 3 है ना, विविधकर ही तो निकालना है, क्या हो जाएगा a हो जाएगा 3
बी हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा 1/3। ठीक है, पुट करिए, यहाँ पे पुट करें तो काम हो जाएगा। पुट जब किए तो यहाँ पे क्या हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज़ क्या ध्यान रखना कि 1/3 दिया हुआ है ना, तो इस समीकरण को अच्छे से लिख लें। इस समीकरण को अच्छे से लिख लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि 3x² - 2x प्लस 1/3 है बराबर 0। इसको अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें तो यहाँ पे होगा 3, इधर हो गया 3 तिया 9x² माइनस यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6x प्लस 1 और ये बराबर 0 है। और यहाँ हो गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है ना, क्योंकि 3 को इधर भेज सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो a इस बार 9 है, b यहाँ पे -6 है, c यहाँ पे 1 है। अब इसके लिए निकालेंगे हम लोग d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 गुने AC, तो a यहाँ पे 9 है और c यहाँ पे 1 है। तो देखिए -6 का स्क्वायर हो गया 36, -6 का स्क्वायर हो गया 36 और 9 चौक 36 यहाँ पे भी आ गया और 36 में 36 गया 0 हुआ और यहाँ पे हो गया ऑप्शन 1। यहाँ पे हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये डायरेक्ट ही बन जाता, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे डी निकालना होता है और इस तरह के यहाँ पे रहे सवाल तो ऐसे निकाला जाता है, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें डायरेक्ट भी शायद निकल ही जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट भी निकल जाएगा कि b² हो जाएगा, इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं था। यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा कि d हो जाएगा। अगर a देखें तो यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे -2 है, c यहाँ पे 1/3 है। तो अगर d निकालने तो यहाँ हो जाएगा b² यानी -2 का स्क्वायर -4 गुने 3 गुने 1/3, 3 से 3 कटा और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -4 बराबर 0। ज़रूरत नहीं था इतना मेहनत करने का, इतना मेहनत करने का ज़रूरत था ही नहीं। चलिए कोई नहीं, मेहनत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल क्या होगा, है ना। अभी हम लोग को यहाँ पे निकलवाया था, क्या हम लोग को अभी यहाँ पे निकलवाया था डी, है ना, विविध का निकलवाया था। अब कह रहा है मूल बताओ, तो डी तो 0 आ गया था, मतलब समान मूल होगा। समझ आ रहा है, मूल जो होगा वो समान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे अगर देखें तो जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो हो जाएगा -b/a यानी -2/3, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, गुणनफल, वो क्या हो जाएगा 3 गुने 1/3, सॉरी 3 नहीं 1/3 बट्टे में 3, क्योंकि c/a होता है। तो यहाँ से हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2/3 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से हो गया 1/9, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे समान मूल बोल रखा है, मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे 2/3, यानी 2 अल्फ़ा हो गया यहाँ पे 2/3, 2 से 2 कटा यानी अल्फ़ा कितना हो गया 1/3। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा 1/3 और बीटा भी तो बराबर ही होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा अति द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है kx² + 4x + 1 बराबर 0। कह रहा मूल इसका समान है तो k का मान निकालो। मूल समान है इसका मतलब d 0 होगा, और देखो यहाँ पे a k है, b 4 है, c 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा b² - 4ac 0 हो जाएगा। b यहाँ पे रखें तो 4 का स्क्वायर -4 गुने a, तो यहाँ पे k है और c यहाँ पे 1 है बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे -4 है, k है, उधर भेजेंगे तो +4 k हो जाएगा। k यहाँ पे हो गया 16/4, 4 से 16 कटा 4 बार में, k का वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन यहाँ पे मिला डी। अगला सवाल देखिए, कह रहा द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 है, इसका मूल ज्ञात करें। तो 10 को ऐसे तोड़िए कि यहाँ पे 3 बचे, तो नहीं लग रहा 5 और 2 में तोड़ दें, काम खत्म। अच्छा यहाँ पे -10 है, ध्यान रखना -10 है, यहाँ पे -5 और ये पे +2 में तोड़ देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, x² - 3x - 10 बराबर 0 था, इसको तोड़ें हम लोग तो यहाँ पे ये टूटा x² - 5x + 2x + -10 बराबर 0। x को कॉमन लिए इन दोनों जगह से, तो यहाँ पे बचा x - 5, और इन दोनों जगह से यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा x - 5 बराबर 0। अब दोनों जगह से x - 5 कॉमन हो गया, यहाँ बचा x + 2 बराबर 0, यानी यहाँ से एक हो गया x - 5 बराबर 0 और एक हो गया x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर 5 हो गया और यहाँ से x बराबर -2 हो गया।
तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मूल आ गया, एक -2 एक -2 और एक 5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे मैच कर गया, ख़त्म कहानी। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, कह रहा है क्रम से प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए एपी का प्रथम पद 3 हो जाएगा और सार्व अंतर की बात करें तो 1 - 3 हो जाएगा, दूसरा में से पहला टर्म घटा देंगे, यानी -2 हो गया। तो यहाँ पे 3 और -2 यानी बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, कह रहा है कौन पद शून्य होगा। तो यहाँ पे अगर देखें गौर से तो ए यहाँ पे दिया हुआ है और डी यहाँ पे दिया हुआ है कि ए हो जाएगा 21 और डी हो जाएगा यहाँ पे 18 में से 21 घटा दीजिए तो हो गया -3। ए पता है और डी पता है। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेंगे एन पद जो है वो शून्य है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी जो है वो शून्य है। ए यहाँ पे 21 है प्लस एन माइनस 1 डी गुना में -3 हो गया बराबर 0। 21 को उधर भेज दें तो यहाँ पे क्या हो गया -3 एन माइनस 1 बराबर माइनस का 21, माइनस से माइनस कटा, 3 से 21 कटा 7 बार में, यानी एन माइनस 1 आ गया 7, यानी एन इक्वल टू हो जाएगा 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा। तो 8वां पद जो होगा वो 0 होगा। निकल गया। चलिए अगला सवाल देखिए, बस ऐसे फटाफट आंसर करना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही आपको आंसर करना है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे 205 कह रहा 7 13 19 चलता है, 205 तक गया, बोला इसमें कितना पद बताओ, है ना। तो यहाँ पे गौर से देखा तो ए तो यहाँ पे 7 है, डी की बात किया तो यहाँ पर जाएगा 13 - 7 यानी यहाँ पे 6 हो गया। मान लेंगे कि एनवां पद 205 है और यहाँ से n निकाल देंगे, काम खत्म। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a + n - 1 d बराबर 205। ए तो यहाँ पे 7 है जोड़ n - 1 d तो यहाँ पे 6 है, ये बराबर हो गया 205 के। यहाँ से देखें तो n - 1 6 बराबर हो गया 205 - 7, यानी यहाँ से हो गया n - 1 × 6 बराबर 205 में से अगर 7 को घटाएं, 205 में से अगर 7 को घटाएं तो यहाँ से हो गया 198 और अगर यहाँ पे देखें तो n - 1 बराबर हो गया 198/6, 6 से काटें तो 6 × 18 और 6 × 18 मतलब 33 बार में कटा, यानी n - 1 आ गया 33। तो यहाँ से कह सकते हैं कि n बराबर हो गया 33 + 1 यानी n बराबर हो गया यहाँ से 34, यानी कितने पद हो जाएगा, 34 पद हो जाएगा। कितने पद हो जाएगा, 34। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है अगला सवाल कि भाई 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। ठीक है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। इसका मतलब क्या होगा, 6 12 18 24 से लेके बोल रहा है कि 40 पद तक जाओ और इसका बताओ इसका बताओ कि योग कितना होगा। गौर से देखें इसमें तो क्या दिखा कि भाई प्रथम पद 6 है, सार्व अंतर भी 6 है और n यहाँ पे 40 है, तो ऐसे निकालने का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है n/2 2a + n - 1 d। कोई दिक्कत। अब निकालना कितना है, s40 निकालना है, यानी हो गया 40/2, 2 × a तो 6 हो जाएगा प्लस n - 1 यानी 40 - 1 हो जाएगा 39 × d भी तो 6 ही है, 2 से 40 कटा 20 बार में, यहाँ पे हो गया 20 × 6 दूनी 12 प्लस 39 × 6 करना है, तो 39 को 6 से गुना किया, 9 × 6 = 54 हुआ, 4 आया 5 बचा, 6 × 18 5 23 हो गया, यानी 234 आ गया यहाँ पे। और यहाँ हुआ 20 × 234 और 12 जोड़ें तो 246 हो गया, 246 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हुआ यहाँ पे अगर देखें तो हो गया 6 दूनी 12 का 2 एक हाथ में, 4 दूनी 8 एक 9 फिर 2 दूनी 4 मतलब 4920। ऑप्शन नंबर यहाँ हो गया सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए ऐसे फटाफट आपको जवाब देना होगा अगर टाइम आपको बचाना है तो, नहीं तो फिर आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टाइम बचाने में आपका ही फायदा होगा, आगे जाके आपको टाइम मिलेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि ABC दिया हुआ है और कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि D और BC समानांतर है, मतलब ये दोनों समानांतर दिया हुआ है, कह रहा है तथा BD 7.2 है, ये 7.2 है, AE 1.8 है, ये 1.8 है, EC 5.4 है, तो बोला AD बताओ क्या होगा। क्या आप लोगों ने थेस पर में पढ़ा है, थेस पर में पढ़ा है, क्या कहता है कि AD अगर आपका D और BC अगर समानांतर है
तो ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। ख़त्म, बस यही लगाना थ्योरम, बात ख़त्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी यहाँ पे कुछ नहीं निकालना था, और डी बी यहाँ पे दिया हुआ 7.2 बराबर ए यहाँ पे 1.8 है बटा ई सी यहाँ पे 5.4 है। ठीक है, 5.4 है, यानी ए डी यहाँ से क्या हो गया 1.8 बटा 5.4 गुने 7.2। 1 से ये हटा, ये यहाँ पे हटा, 10 नीचे आया, 18 तिया 54, 3 से 72 कटा 24 बार में, यानी ए डी यहाँ से हो गया 2.4। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं एंगल, मतलब कौन समरूपता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग की कसौटी नहीं है? ठीक है, तो याद रखिए ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो एक कटकुट वाला सही होगा, याद रखिएगा। कसौटी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा इसको कि ये पूछा है कि नहीं पूछा है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार इसी में गड़बड़ी हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। क्या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित सर्वांगसम होंगे? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के ही आपका अनुपात जो है वो बराबर होता है। समरूप बोल चुका है, ध्यान रखिएगा, समरूप यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला अगला यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है समद्विबाहु में? तो ये कथन सत्य हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि सी समकोण है, एक सेकंड बताते हैं। देखिए ऐसे कि सी जब समकोण है, यानी ये वाला समकोण है सी, और ये ए होगा, ये बी होगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए बी, ये दोनों आपस में बराबर है ना। यानी ए बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और बी सी और ए सी तो आपस में बराबर है, समकोण है, ये समद्विबाहु है, तो यहाँ से भी ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर 2AC स्क्वायर आएगा। तो डी नंबर हो गया आंसर। ठीक है, तो ये 30 जो आपका क्वेश्चन था खत्म हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिएगा और अपना एग्ज़ाम आज का अच्छे से दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।